सेठ धनीलाल अपने गांव के सबसे अमीर आदमी थे। उनके घर में किसी चीज की कमी न थी, लेकिन एक कमी उनको हमेशा खलती थी। सेठ धनीलाल की 4 बेटियां थीं। बेटे की कमी उनके चेहरे पर साफ साफ दिखती थी। मेरे बेटे की तो किस्मत ही खराब कर दी इस मनहूस ने। इसको एक बेटे का सुख नहीं दे सकती, ये बिटिया पैदा कर करके हमारे सर पे रख दी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, आखिर मैं इसका क्या करूं। माँ तुम बस भी करो। अब जो चीज़ मेरे भाग्य में है ही नहीं वो मुझे कैसे मिल सकती है। वैसे भी मैं ये मान चुका हूँ मेरे वंश को आगे ले जाने वाला मेरा बेटा मेरे भाग्य में है ही नहीं। बेटे की बातें सुन कमला की आंख में आंसू थे, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे वे खुद को बेवश पा रही थी। दूसरी तरफ धनीलाल की पत्नी सीमा उनकी बातें सुन अपने कमरे में चली जाती है। बेटा पैदा करना अब मेरे हाथ में तो नहीं, ये बात मैं इन दोनों को कैसे समझाऊं। सीमा की इतनी हिम्मत भी ना थी कि वे अपने पति के सामने कुछ बोल सके। बेटे का सुख ना देने की वजह से कहीं ना कहीं वो भी उनसे आंखें ना मिला पाती थी। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। गांव के सब लोग उन्हें अपना हाथ दिखाने जा रहे थे और उनकी खूब प्रशंसा भी कर रहे थे। बहू, कहते हैं गांव में बहुत ही प्रसिद्ध साधु बाबा आए हैं, चल तुम्हारा हाथ दिखवा के आ जाए। लेकिन माँ जी, उसकी क्या जरूरत है। अरे जरूरत क्यों ना है, एक तो तू ही नहीं चाहती कि मेरे बेटे का वंश आगे बढ़े। वो साधु बाबा कोई उपाय बताएंगे तो क्या पता कुछ रास्ता निकल आए, चल मेरे साथ। सास के सामने कुछ बोलने की हिम्मत अब सीमा में नहीं थी। वो चुपचाप कमला के साथ चल पड़ी। वहां साधु बाबा के पास पहले से कई औरतें खड़ी थी। बाबा, मेरी बहू का भी हाथ देखना। साधु बाबा सीमा का हाथ देखता है और बहुत सोचने के बाद बोलता है, घर में बहुत कलेश रहता है। हाँ हाँ, सही कहा बाबा जी। 4 बेटियां हैं, बेटे का सुख चाहती हो। जी बाबा जी, सही कहा। बाबा जी कुछ बताओ ना, बेटे का सुख है या नहीं। साधु बाबा बहुत ही हिसाब किताब लगाने के बाद बोले, बेटे का सुख इसके किस्मत में नहीं, लेकिन एक उपाय करने से ये भी संभव हो सकता है। बाबा की बात सुन कमला के चेहरे पर एक उम्मीद की खुशी दिखाई दी। बाबा जी, आप बताओ तो सही, हम सब कर लेंगे। बेटा, तुम्हें इस रात भर शमशान घाट में बैठकर भक्ति करनी होगी। ये बात सुनते ही सीमा की उम्मीद फीकी पड़ गई। ये सब कार्य हम भी कर सकते हैं, आप बस वो सब सामान हमें दे देना, बाकी हम सब देख लेंगे। बाबा जी, आपको सब मिल जाएगा, आप बस पूजा करवा दीजिए। अब क्या था, कमला बाबा को घर बुला सब सामान दे देती है और अपने पोते के आने का इंतजार करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता गया। अब सब सीमा के साथ बड़े ही प्यार से रहते थे। धनीलाल सीमा को कोई भारी चीज उठाने नहीं देता। तुम्हें कितनी बार बोला है, अपना ध्यान रखा करो और खुश रहा करो। जब से मैं माँ बनने वाली हूँ तब से आप बहुत बदले बदले लगते हो जी। मैं तो पहले से ही ऐसा हूँ। अच्छा जी, मैं कोई बच्ची ना हूँ, सब समझती हूँ। अच्छा ये बताओ, इस बार तुम्हें कैसा लग रहा है। सब अच्छा लग रहा है जी, मन करता है मिठाई खाते रहूं, खट्टा खाने का तो मन ही नहीं होता। अच्छा फिर ठीक है, तू बस अपना ध्यान रखा कर। इधर कमला भी बहू का अब खूब ध्यान रखती थी। इस बार उसे पूरा विश्वास था कि लड़का ही होगा। ऐसे ही 9 महीने बीत गए और प्रसव का समय आ गया। धनीलाल परेशान कमरे के बाहर खड़ा था और बेटे के आने का इंतजार कर रहा था। तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है। कमला कमरे से बाहर आती है। उसकी आंखों में आंसू और मुंह गुस्से से लाल था। बेटी हुई है, ये कलमुही तुम्हें बेटे का सुख न दे पाएगी
अब तू मेरी बात मान और दूसरी शादी कर ले। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं इंसान हूँ। सीमा के बारे में तो सोचो। अब दोबारा ये सब मत कहना। अरे मैं कौन सा इसे छोड़ने की बात कर रही हूँ, ये भी यहीं पड़ी रहेगी। कम से कम हमारे खानदान का नाम तो आगे बढ़ेगा। ये सब बातें कमरे में लेटी सीमा सुन रही थी। भगवान, मुझसे अब ये सब देखा नहीं जाएगा, अब मुझे अपने पास बुला लो। तभी धनीलाल कमरे के अंदर आता है और सीमा को चुप करवाता है। सीमा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो। वो तो कुछ भी बोलती है। मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। सीमा को अब सब पराया सा लग रहा था। अपना था तो बस पति। कुछ दिन बीत गए। अब जिसका भय था वो दिन भी आ गया। कमला धनीलाल की शादी किसी और से करवा देती है और नई दुल्हन घर में आ जाती है। उसके आते ही सब उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं। अब सीमा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उससे कोई बात नहीं करता था। वह बिना किसी से कुछ बोले अपनी बेटियों के साथ कुटिया में पड़ी रहती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सास ने नई बहू को रसोई में काम करते देखा तो गुस्से से सीमा के कमरे में गई। देखो महारानी कैसे आराम कर रही है, ये नहीं कि रसोई में जाके कुछ काम कर ले। माँ जी, वो रात की तबीयत खराब है, उठा नहीं जा रहा। हाँ, ये बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। माँ जी, बहाने पहले तो कभी नहीं बनाए, आज सच में तबीयत खराब है, भला झूठ क्यों बोलूंगी। मुझे दवाई दिलवाने की बजाय मुझसे लड़ने लग गए। हाँ, देखो तो सही कैसे जुबान लड़ा रही है। तभी कमला जोर जोर से रोने लगी और जोर जोर से बोलने लगी। कमला की आवाज सुन सारा मोहल्ला वहां आ गया। हाँ, अब बस यही सुनने को बैठी थी। मैंने तो बस इतना पूछा कि तबीयत ठीक नहीं तो वैद्य जी को बुला देती हूँ। मुझसे बोलने लगी, वैद्य को अपनी नई बहू और बेटे के लिए बुला लो। आखिर उस बेचारी ने तो इसे कुछ बोला तक नहीं। उसे तो आए कुछ दिन ही हुए हैं। कोई कुछ नहीं बोला। सब सीमा को देख रहे थे। वे जानते थे कि सब किया धरा सास का है। सीमा बेचारी तो कभी एक शब्द तक नहीं बोलती, लेकिन उस कमला के सामने किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत ना थी। अगले दिन सुबह सीमा की आंखें ना खुली। बीमारी और इलाज ना मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई और सारी रात भूखा रहने की वजह से वो नन्ही बच्ची भी ना रही। यहाँ सब रो कर दिखावा कर रहे थे, लेकिन असल में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था, सिवाय उन बच्चियों के जिन्होंने अपनी माँ को और अपनी नन्ही बहन को खोया था। धनीलाल सीमा और बच्ची का अंतिम संस्कार कर घर आया तो घर में फिर से मातम छाया था। 3 बेटियों ने भी जहरीली दवाई खा अपनी जान दे दी। अब बस एक बेटी बची थी। पास खड़ी कमला मन ही मन खुश हो रही थी। अच्छा हुआ ये बला भी टली, अब बस एक बची है, भगवान उसे भी ले जाए। कुछ दिन बाद कमला की दूसरी बहू पेट से हुई। कमला उसकी खूब देखभाल करती थी। एक दिन, नमस्ते मासी जी, वो मैं सोच रहा हूँ कि रिया को अपने साथ ले जाऊँ। यहाँ दिन भर अपनी माँ की याद में रोती रहती है। हमारे साथ कुछ दिन रहेगी तो मन कुछ और हो जाएगा। कमला मन ही मन खुश हो गई। हाँ, भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें मना करने वाली। वैसे भी मामा के यहाँ रहेगी तो माँ को जल्दी भूल पाएगी। कमला अब बहुत खुश थी क्योंकि सब बेटियों से उसे आज़ादी मिल गई थी। ऐसे ही 9 महीने बीत गए। धनीलाल कमरे के बाहर परेशान खड़ा था। तभी बच्चे की रोने की आवाज आती है और कमला कमरे से बाहर आती है। बेटा हुआ है, इस बार हमारे खानदान का वंश आया है। सब बहुत खुश थे। धनीलाल ने पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई। ऐसे ही समय बीतता गया। अब राज 5 साल का हो गया। इधर धनीलाल हर रोज रात को शराब पीता। माँ,
ये पिताजी हर रोज क्या पीते हैं? बेटा, तुम्हारे पिताजी दिन भर काम करते हैं, इसीलिए बहुत थक जाते हैं। बस उसी थकान को मिटाने के लिए इसे पीते हैं। माँ, इससे थकान ठीक होती है? हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी को इससे अच्छी नींद आती है। धीरे धीरे राज बड़ा हो गया और अपने दोस्तों के साथ नशा करने लगा और शराब पी के घर आने लगा। एक दिन, बेटा, तू शराब क्यों पीता है? तुम्हें कितनी बार समझाया है ये सब ना किया कर। आप चुप रहो, मेरा दिमाग खराब ना करो। मुझे पैसे चाहिए, पैसे जल्दी दो। कमला राज को रोक रही थी तो राज गुस्से में शराब की बोतल कमला के सर में मार देता है और वह वहीं मर जाती है। और राज घर और जमीन के पेपर लेकर घर से चला जाता है और उसे जुए में हार जाता है। धनीलाल ने जो मेहनत कर बनाया था सब खत्म हो गया। अब धनीलाल और उसकी पत्नी सड़क पर आ गए। दूसरी तरफ रिया पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई। उसके मामा ने उसे खूब पढ़ाया था। पिताजी, माँ जी, ये सब क्या हो गया? बेटा, ये सब मेरी गलती की सजा है जो भगवान ने मुझे दी है। पिताजी, ऐसे मत बोलो, आप मेरे साथ चलो। आज से आप दोनों मेरे साथ ही रहोगे। जिस बेटे की ख्वाहिश में मैंने इतना कुछ किया, आज उसी की वजह से ये सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। भगवान ऐसे बेटा किसी को ना दे। धनीलाल अपनी बेटी के सामने आज बहुत शर्मिंदा था। जिस बेटी का उसने कभी हालचाल तक नहीं पूछा, आज वो बेटी उन्हें अपने साथ अपने नए घर ले गई और आज उन्हें सब खुशियां देती है। सुमन किशनपुरा गांव में अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। चाचा चाची ने उसकी शादी एक ऐसे परिवार में कर दी जो हर रोज मांस खाते थे। सुमन शादी करके अपने ससुराल आती है। बहू, अपने ससुराल वालों से तो तुम मिल ही लो। आज ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम सबका मनपसंद खाना बना दो। सुमन का ससुराल बहुत बड़ा था। सास ससुर, 2 बड़े जेठ अशोक और सूरज और 2 जेठानियां संजना और आरती और उनके एक एक बेटे गोल्डी और चीकू, एक देवर और एक ननंद, कुछ मिलाकर घर में कुछ 10 लोग थे। सुमन, ऐसा करना, आज हमारे लिए तंदूरी चिकन बना देना। क्या चिकन? लेकिन भैया, मैं कैसे बना सकती हूँ? मैं तो शाकाहारी हूँ और मैं ये सब नहीं खा सकती और ना ही मैं ये सब बनाती हूँ। अरे बहू, पहले संजना और आरती भी ऐसे ही बोलती थी, लेकिन अब देखो सब कुछ बना लेती है। लेकिन सासू माँ, तुम ये सब नहीं खाती, लेकिन तुम्हें ये बनाना तो पड़ेगा ना। अब तुम इस घर की बहू हो और सबके खाने का ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है। जी ठीक है, मैं सब कुछ बना दूंगी। सुमन, ऐसा करो फिर आज ना हमारे लिए चिकन बिरयानी बना दो। हाँ, मैं भी चिकन बिरयानी ही खा लूंगी। चाची, हमारे लिए भी चिकन मोमोज बना देना। भाभी, मुझे आज चिली चिकन खाने का बहुत मन है, आप मेरे लिए वो बना दो। और भाभी, आज ना आप मेरे लिए बटर चिकन बना दो। सबने अपनी अपनी फरमाइश कर दी। चल बहू, अब जल्दी से अपनी पहली रसोई की तैयारी कर ले। चिकन के लिए मैंने फोन कर दिया है, वो चिकन वाला चिकन लेकर आता ही होगा। सुमन रसोई में जाती है और वो पहले जल्दी से फोन पर सबकी रेसिपी देख लेती है और बाकी सारी चीजें तैयार करने लगती है। सबसे पहले बहुत सारे प्याज काट लेती हूँ और कुछ टमाटर भी काट लेती हूँ। सुमन प्याज और टमाटर सबको तैयार करने में लग जाती है। तभी कुछ देर में एक लड़का वहां आता है। भाभी जी, ये लीजिए चिकन। लड़का बोरी में 8 से 10 मुर्गे लेकर आता है। सुमन रसोई में जाकर वो बोरी खोलती है तो सब मुर्गे इधर उधर भागने लगते हैं। ये क्या? ये तो जिंदा है। तभी सुमन की सास वहां आ जाती है। माँ जी, ये सब तो जिंदा है, मैं इन्हें कैसे पकाऊंगी?
हाँ बहू, हम जिंदा चिकन ही मंगवाते हैं। अरे कटा हुआ लेंगे तो क्या पता ये पुराना चिकन दे दे, इसलिए यहाँ जिंदा चिकन ही आता है। और तुमने ये बोरी से बाहर क्यों निकाल दिए? इन्हें एक एक करके काटना है। चलो अब जल्दी पकड़ो इनको और काट लो। क्या मुझे इनको काटना है? लेकिन माँ जी, आपने तो मुझे सिर्फ बनाने को कहा था, मैं इन्हें काट नहीं सकती। तभी उसकी जेठानियां वहां आती हैं। माँ जी, लगता है ना देवरानी जी से ये सब नहीं हो पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा? जब तुम सब कर सकती हो तो सुमन भी कर लेगी। सुमन बहू, जल्दी सबको पकड़ और काट दे, फिर अच्छे से धोकर साफ कर कर इसे पका ले। सुमन की सास और जेठानी इतना बोलकर वहां से चली जाती हैं और सुमन बेचारी मुर्गों के पीछे भाग भाग कर उनको एक एक करके पकड़ती है और उन्हें बड़ी मुश्किल से काटना शुरू करती है। सुमन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसे अपना फर्ज तो निभाना ही था। दूसरी तरफ संजना और आरती अपने कमरे में सुमन पर हंस रही थी। तुम्हें पता है, आज हमारी देवरानी ने ना सब मुर्गियों को घर की सैर करवाई और खुद मुर्गियों के पीछे भाग रही थी। क्या सच में? फिर तो आज सबको खाने के लिए खाना मिलेगा या फिर देवरानी और मुर्गियों की रेस देखकर ही पेट भरना पड़ेगा। अरे ये सब तो भगवान ही जाने। हे भगवान, ये हम कहाँ आ गए? मुझे तो बार बार उल्टी हो रही है। मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? हमारे घर में आज तक किसी ने इन सबको हाथ भी नहीं लगाया। हे भगवान, मुझे माफ करना, पर अब मैं इस घर की बहू होने की परंपराओं से पीछे नहीं हट सकती। ये मेरा फर्ज है। ऐसे खुद को समझाते हुए सुमन सारा चिकन साफ कर लेती है और सबके लिए तरह तरह के चिकन के पकवान बनाती है, लेकिन बार बार उसे उल्टियां हो रही थी। खैर किसी तरह सुमन ने सबके लिए खाना बना ही दिया। सबने चिकन खाया और अपने अपने काम पर चले गए। वाह भाभी, आपने तो बहुत स्वादिष्ट चिली चिकन बनाया था। हाँ जी भाभी, बटर चिकन भी बहुत यम्मी था। बहू, आज की परीक्षा में तो तू पास हो गई, शाबाश। अब सबके लिए ऐसे ही स्वादिष्ट खाना बना के सबका दिल जीत लेना, समझी? ऐसा बोलकर सास अपने कमरे में चली गई। आज सब सुमन का बनाया चिकन खाकर बहुत खुश थे, लेकिन सुमन ने कुछ नहीं खाया था। तभी सुमन का पति रवि उसके पास आता है। अरे वाह बीवी, तुमने तो इतना स्वादिष्ट नॉनवेज बनाया है, तुम नहीं खाओगी क्या? आप तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं, हम शुद्ध शाकाहारी हैं। हम ये सब ना ही खाते हैं और ना ही बनाते थे, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम देख लो तुम्हें क्या खाना है, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। सुमन सारे बर्तन साफ करके अपने लिए दाल रोटी बनाती है और उसे खाने लगती है, लेकिन उसको चिकन की गंध आ रही थी और वो खाना भी नहीं खा पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। सुमन के ससुराल वाले बिना नॉनवेज के कुछ नहीं खाते थे। सुबह शाम चिकन चावल में भी, चिकन सब्जी में भी और चिकन मोमोज में भी चिकन, सब कुछ चिकन का ही बनाकर खाते थे, जिससे पूरे घर में सुमन को चिकन की गंध परेशान किया करती थी। सुमन अपने कमरे में जाकर सूखी रोटी ही खा लिया करती थी, क्योंकि चिकन की गंध की वजह से उसे दाल सब्जी भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे ही उसकी जिंदगी कट रही थी और ऐसे ही कुछ महीने बीते और सुमन गर्भवती हो गई। एक दिन रवि अपने दोस्तों के साथ 2 जंगली मुर्गी लेकर आता है। माँ ये लो, आज मैं और मेरे दोस्त जंगल से ये मुर्गे लेकर आए हैं। सुमन को बोलना आज टेस्टी सा क्रिस्पी चिकन बना दे। सुमन की सास अपने कमरे में सुमन के पास आती है। अरे सुमन बेटा, वो रवि ने किचन में जंगली मुर्गे रखे हैं, जाओ जल्दी, उसके दोस्त भी आए हैं, उनके लिए क्रिस्पी चिकन बना दो। जी माँ जी। सुमन रसोई में जाती है और फोन पर क्रिस्पी चिकन बनाने की रेसिपी देखती है। पहले चिकन को साफ कर लेती हूँ। सुमन जैसे ही मुर्गी का थैला खोलती है तो दोनों मुर्गे वहां से भाग जाते हैं। अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो, रुको। सुमन उनके पीछे भागती है, लेकिन सुमन उन्हें नहीं पकड़ पाती। हे भगवान, ये दोनों मुर्गियां न जाने कहाँ चली गई, अब मैं क्या करूं?
सुमन अपने घर के पीछे के दरवाजे से बाहर जाती है और जल्दी से बाजार से 2 चिकन खरीद कर लेकर आती है। लेकिन ऐसा करते हुए उसकी सास उसे देख लेती है। ये सुमन क्या लेकर आ रही है? इसको तो आज जंगली चिकन लाकर दिया था, फिर ये बाहर से चिकन क्यों लेकर आई है? लगता है जंगली चिकन ये खुद बनाकर खाएगी और मेरे बेटे को बाजार का चिकन बनाकर देगी। इसे तो मैं बताती हूँ। सास अपने बेटे को सब बता देती है। क्या दूसरे मुर्गे लेकर हमारे लिए बना रही है? इसे तो मैं बताता हूँ। रवि गुस्से में रसोई में जाता है और सुमन पर चिल्लाने लगता है। सुमन घबरा जाती है। मुझे माफ कर दो, वो जो मुर्गे आप लेकर आए थे वो पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने और मेरे दोस्तों ने तुझे पता भी है कितनी मेहनत से उन्हें पकड़ा था। वो जंगली चिकन था, तुम्हें पता भी है उसकी कीमत, और तूने उसे भगा दिया। पागल औरत कहीं की। और रवि सुमन को मारने लगता है। मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है रवि जी। रवि सुमन को बहुत मारता है और गुस्से से अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है। सुमन की सास भी सुमन पर बहुत गुस्सा करती है। कितने दिन हो गए हैं अभी तक एक काम भी ठीक से करना नहीं सीख पाई है ये गवार कहीं की। सुमन की सास सुमन को धक्का देती है और सुमन दूर जाकर गिरती है और उसके सर पर चोट लग जाती है। सुमन रोते हुए अपने कमरे में जाती है जहां वो दोनों मुर्गी उसके कमरे में थी। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? सुमन के सर से खून निकल रहा था। हमें माफ कर दो, तुम्हें हमारी वजह से ये सब सहना पड़ा और तुम्हें इतनी चोट लगी, पर हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। मुर्गियों को ऐसा बोलते देखकर सुमन हैरान हो जाती है। तुम हमारी तरह कैसे बोल सकती हो? मैं जादुई मुर्गी हूँ और ये मेरा पति है। जंगल से तुम्हारा पति हमें यहाँ पकड़ कर ले आया, वो तो हम तुम्हारी वजह से बच गए। मुझे तो खुद तुमको ऐसे मारते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन इन सब की वजह से मैंने अपने मन पर पत्थर रखा और मैं ये सब करती हूँ। लेकिन मेरे ससुराल वाले कभी नहीं समझ सकते। जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे यहाँ बिल्कुल भी अपनापन नहीं लगता। किसी ने हमें नहीं समझा, लेकिन तुम्हारे साथ बात करके मुझे महसूस हो रहा है कि मैं इन लोगों के साथ मिलकर कितना गलत कर रही थी। अब से हम ये सब नहीं बनाएंगे। हम ना आज ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे और इस गंदगी में हम नहीं रहना चाहते। सुमन जोर जोर से रो रही थी। तुम चुप हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात होते ही सुमन उन दोनों मुर्गियों को वहां से ले जाती है और जंगल में पहुंचा देती है। अब तुम यहाँ रह सकती हो। और तुम कहाँ जाओगी? माँ बाप नहीं है, चाचा चाची भी पता नहीं अब हमें अपने साथ रहने देंगे या नहीं। तुम हमारे साथ यहाँ रह सकती हो। यहाँ कैसे? मुझे जाना ही होगा, मुझे बहुत भूख लगी है। चिंता मत करो, मैं जादुई मुर्गी हूँ, मैं तुम्हारे लिए शाकाहारी खाना पेश करती हूँ। तभी जादुई मुर्गी ने अपने चमत्कार से बहुत सारा अच्छा शाकाहारी खाना पेश कर दिया और सुमन उसे खाने लगी। लगता है तुमने कई दिनों से खाना नहीं खाया। वहां रहकर मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं वहां से निकल पाई हूँ। तभी जादुई मुर्गी अपनी शक्ति से वहां घर बना देती है। आज से तुम यहाँ रह सकती हो। सुमन घर के अंदर जाती है, वहां इस्तेमाल करने वाली हर चीज थी। अरे वाह, ये घर तो बहुत बड़ा है। अब सुमन खुशी खुशी वहां रहने लगी। इधर रवि का पूरा परिवार एक दिन वायरस वाला चिकन खाता है, जिससे सब बीमार पड़ जाते हैं और सब अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। इसके बाद से सबने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। कुछ समय के बाद सुमन एक बेटे को जन्म देती है। सुमन और उसका बेटा दोनों उन दोनों मुर्गियों के साथ खुशी खुशी रहने लगे।